हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कूल क्लास में। तो आज की इस वीडियो में हम गुप्त काल से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, गुप्त काल में अगर आपको और अच्छे से जानना है तो ऊपर आई बटन में आपको गुप्त काल से रिलेटेड वीडियो का लिंक मिल जाएगा, या तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? ए श्रीगुप्त, बी चंद्रगुप्त प्रथम, सी समुद्रगुप्त, डी घटोत्कच गुप्त। तो गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। ठीक है, ए वाला ऑप्शन इसमें सही है। देखो कई बार ऑप्शन में चंद्रगुप्त मौर्य भी दिया रहता है। ठीक है, और बच्चे इसमें कंफ्यूजन हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें भी गुप्त है और इसमें भी गुप्त है। ठीक है, तो इस वजह से बच्चे कंफ्यूजन हो जाते हैं और कई बार चंद्रगुप्त मौर्य को समझ लेते हैं, जबकि चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के संस्थापक हैं। ठीक है, गुप्त वंश के संस्थापक कौन है? श्रीगुप्त। ठीक है, ए वाला ऑप्शन इसमें सही है। दूसरा क्वेश्चन आता है इसमें, गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण की? ए श्रीगुप्त ने, बी चंद्रगुप्त प्रथम ने, सी समुद्रगुप्त ने, डी घटोत्कच गुप्त ने। सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण की चंद्रगुप्त प्रथम ने। ठीक है, बी वाला ऑप्शन इसमें सही आंसर है। आगे बात करते हैं, तीसरा क्वेश्चन आता है इसमें, गुप्त शासकों की सरकारी या दरबारी भाषा थी? ए पाली, बी संस्कृत, सी हिंदी, डी संस्कृत। तो गुप्त शासकों की सरकारी भाषा थी संस्कृत। ठीक है, डी वाला ऑप्शन इसमें सही है। चौथा क्वेश्चन आता है इसमें, इतिहासकार बी ए स्मिथ ने किसकी विजय से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा? ए स्कंदगुप्त को, बी चंद्रगुप्त को, सी श्रीगुप्त को, डी समुद्रगुप्त को। तो भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। ठीक है, डी वाला ऑप्शन इसमें सही आंसर है। देखो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन क्यों कहा जाता है? क्योंकि समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त के 9 शासकों को और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को युद्ध में पराजित किया था। ठीक है, इन्हीं विजयों के कारण उसे भारत का नेपोलियन कहा गया। ठीक है, आगे बात करते हैं। पांचवा क्वेश्चन आता है इसमें, गुप्त वंश का वह कौन राजा था जिसने हुणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था? ए कुमारगुप्त, बी समुद्रगुप्त, सी स्कंदगुप्त, डी चंद्रगुप्त। तो स्कंदगुप्त ने हुणों को भारत पे आक्रमण करने से रोका था। ठीक है, सी वाला ऑप्शन इसमें सही आंसर है। छठवां क्वेश्चन आता है इसमें, गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? ए कला एवं स्थापत्य के लिए, बी साम्राज्यवाद के लिए, सी राजस्व एवं भूमि कर के लिए, डी साहित्यिक कार्यों का संरक्षण के लिए। तो गुप्त राजवंश कला एवं स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, ए वाला ऑप्शन इसमें सही आंसर है। आगे बात करते हैं। सातवां क्वेश्चन आता है इसमें, गुप्त काल में कौन सा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था? ए कांची, बी तक्षशिला, सी नालंदा, डी वल्लभी। तो गुप्त काल में नालंदा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था। ठीक है, सी वाला ऑप्शन इसमें सही आंसर है। आठवां क्वेश्चन आता है इसमें, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? ए कुमारगुप्त ने, बी स्कंदगुप्त ने, सी भानुगुप्त ने, डी समुद्रगुप्त ने। तो जो नालंदा विश्वविद्यालय था उसकी स्थापना की कुमारगुप्त ने। ठीक है, ए वाला ऑप्शन इसमें सही आंसर है। आगे बात करते हैं। नौवां क्वेश्चन आता है इसमें, ऐरण अभिलेख का संबंध किस शासक से है? ए ब्रह्मगुप्त से, बी चंद्रगुप्त प्रथम से, सी चंद्रगुप्त द्वितीय से, डी भानुगुप्त से। तो ऐरण अभिलेख का संबंध भानुगुप्त से है। ठीक है, डी वाला ऑप्शन इसमें सही आंसर है। आगे बात करते हैं। 10वां क्वेश्चन आता है इसमें, फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? ए चंद्रगुप्त प्रथम, बी अशोक, सी हर्षवर्धन, डी चंद्रगुप्त द्वितीय। तो जो फाहियान था वो किसके शासनकाल में भारत आया? वो आया था आपके चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। ठीक है, एक और चीनी बौद्ध यात्री हुआ वेनसांग, जो किसके शासनकाल में भारत आया था? जो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। लेकिन जो फाहियान था वो किसके शासनकाल में भारत आया? वो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया। इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। आगे बात करते हैं। 11वां क्वेश्चन आता है इसमें, फाहियान कहाँ का निवासी था? ए भूटान, बी अमेरिका, सी चीन, डी बर्मा। तो फाहियान चीन का निवासी था। ठीक है, जैसे मैंने पहले भी कहा था फाहियान चीन का निवासी था। ठीक है, 12वां क्वेश्चन आता है इसमें, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग था? ए मौर्य काल, बी राजपूत काल, सी चोल काल, डी गुप्त काल। तो भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग गुप्त काल को कहा जाता है। ठीक है, देखो गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग क्यों कहा गया? क्योंकि गुप्त काल में साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में अत्यधिक उन्नति हुई। ठीक है, इन्हीं उपलब्धियों के कारण
जो गुप्त काल था उसको भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा गया। ठीक है, आगे बात करते हैं। 13वां क्वेश्चन आता है इसमें, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया? ए श्रीगुप्त, बी चंद्रगुप्त द्वितीय, सी समुद्रगुप्त, डी स्कंदगुप्त। समुद्रगुप्त को कविराज भी कहा गया। ठीक है, सी वाला ऑप्शन इसमें सही आंसर है। 14वां क्वेश्चन आता है इसमें, मंदिर बनाने की कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ? ए मौर्य काल से, बी गुप्त काल में, सी कुषाण काल में, डी सैंधव काल में। तो मंदिर बनाने की कला का जन्म सर्वप्रथम गुप्त काल से ही प्रारंभ हुआ। ठीक है, बी वाला ऑप्शन इसमें सही है। आगे बात करते हैं। 15वां क्वेश्चन आता है इसमें, किस गुप्तकालीन शासक को विक्रमादित्य की उपाधि प्राप्त थी? ए चंद्रगुप्त द्वितीय, बी चंद्रगुप्त प्रथम, सी समुद्रगुप्त, डी भानुगुप्त। तो विक्रमादित्य की उपाधि चंद्रगुप्त द्वितीय को प्राप्त थी। ठीक है, ए वाला ऑप्शन इसमें सही है। अब देखो, जो चंद्रगुप्त द्वितीय था उसको विक्रमादित्य की उपाधि क्यों प्राप्त हुई? क्योंकि उसने शकों का उन्मूलन किया। ठीक है, इसलिए उसको विक्रमादित्य की उपाधि प्राप्त हुई। 16वां क्वेश्चन आता है इसमें, गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? ए शिव, बी इंद्र, सी सूर्य, डी विष्णु। तो गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता विष्णु थे। ठीक है, डी वाला ऑप्शन इसमें सही आंसर है। आगे बात करते हैं। 17वां क्वेश्चन आता है इसमें, चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन था? ए भानुगुप्त, बी कुमारगुप्त, सी समुद्रगुप्त, डी स्कंदगुप्त। तो चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त हुआ। ठीक है, सी वाला ऑप्शन इसमें सही आंसर है। 18वां क्वेश्चन आता है इसमें, चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी किस विजय की खुशी में चांदी के विशेष सिक्के जारी किए? ए बल्हिक प्रदेश को जीतने के बाद, बी हूणों को हराने के बाद, सी शकों को पराजित करने के बाद, डी इनमें से कोई नहीं। तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के कब जारी किए? उसने शकों को पराजित करने के बाद। ठीक है, सी वाला ऑप्शन इसमें सही आंसर है। और जब चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को पराजित किया तो उसको विक्रमादित्य की उपाधि भी प्राप्त हुई। ठीक है, आगे बात करते हैं। 19वां क्वेश्चन आता है इसमें, महरौली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ? ए चतुर्थ सदी में, बी सप्तम सदी में, सी तृतीय सदी में, डी द्वितीय सदी में। तो महरौली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण चतुर्थ सदी में हुआ। ठीक है, और लौह स्तंभ का निर्माण किसने करवाया? चंद्रगुप्त द्वितीय ने करवाया। और लौह स्तंभ कहाँ है? दिल्ली में है। ठीक है, जो ये लौह स्तंभ है इसकी ऊंचाई लगभग 7 मीटर करीबन है। ठीक है, 7 मीटर। 20वां क्वेश्चन आता है इसमें, धन्वंतरी कौन थे? ए चंद्रगुप्त मौर्य के विख्यात जनरल, बी विक्रमादित्य के दरबार के नवरत्नों में से एक जो कि प्रसिद्ध चिकित्सक थे, सी हर्ष के समय के एक प्रसिद्ध नाटककार, डी अशोक के राज दरबार में संगीतज्ञ। तो जो धन्वंतरी थे वो कौन थे? विक्रमादित्य, यानी चंद्रगुप्त द्वितीय भी कहा जाता है विक्रमादित्य को। ठीक है, तो वो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहने वाले एक प्रसिद्ध चिकित्सक थे। ठीक है, आगे बात करते हैं। 21वां क्वेश्चन आता है इसमें, प्रसिद्ध कवि कालिदास किसके दरबार में थे? ए चंद्रगुप्त द्वितीय, बी चंद्रगुप्त प्रथम, सी समुद्रगुप्त, डी स्कंदगुप्त। तो प्रसिद्ध कवि कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के राज दरबार में थे। ठीक है, ए वाला ऑप्शन इसमें सही आंसर है। 22वां क्वेश्चन आता है इसमें, अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार से जुड़े थे? ए समुद्रगुप्त, बी चंद्रगुप्त प्रथम, सी स्कंदगुप्त, डी चंद्रगुप्त द्वितीय। तो जो अमरकोश के लेखक अमर सिंह थे वो किसके दरबार में रहते थे? वो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। ठीक है, इसमें डी वाला ऑप्शन सही आंसर है। देखो, अगर आपको जानकारी समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, और यदि अगर आपको जो पढ़ाने का मेथड है वो थोड़ा अगर आपको अलग लग रहा है तो उसको भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं ताकि मैं उसमें कुछ चेंज कर सकूं। तो फिलहाल आगे बात करते हैं। गुप्त संवत की शुरुआत किसने की थी? ए चंद्रगुप्त प्रथम, बी चंद्रगुप्त द्वितीय, सी समुद्रगुप्त, डी स्कंदगुप्त। तो गुप्त संवत की शुरुआत चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी। ठीक है, ये वाला ऑप्शन इसमें सही आंसर है। 24वां क्वेश्चन आता है इसमें, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हरिसेन किस शासक का दरबारी कवि था? ए समुद्रगुप्त, बी अशोक, सी कनिष्क, डी चंद्रगुप्त द्वितीय। तो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हरिसेन किसका दरबारी कवि था? समुद्रगुप्त का। ठीक है, ए वाला ऑप्शन इसमें सही आंसर है। आगे बात करते हैं। 25वां क्वेश्चन आता है इसमें, गुप्त काल को प्राचीन भारत का क्लासिकल युग क्यों कहा जाता है? ए व्यापार में अभूतपूर्व प्रगति के लिए, बी कला व साहित्य के क्षेत्र के अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचने के कारण,
सी प्रचुर मात्रा में स्वर्ण सिक्के चलाए जाने के कारण, डी उपयुक्त सभी के कारण। तो देखो, गुप्त काल को प्राचीन भारत में क्लासिकल युग इसलिए कहा जाता था क्योंकि गुप्त काल में जो कला एवं साहित्य था वो अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया था। ठीक है, इस वजह से उसको प्राचीन भारत का क्लासिकल युग कहा गया। 26वां क्वेश्चन आता है इसमें, सारनाथ के दमेक स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ? ए मौर्य, बी कुषाण, सी सुंग, डी गुप्त। तो दमेक स्तूप का निर्माण गुप्त काल में हुआ है। ठीक है, डी वाला ऑप्शन इसमें सही आंसर है। और जो दमेक स्तूप है वो भी कहाँ है? वो भी पड़ता है आपका उत्तर प्रदेश में। ठीक है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है और इसका निर्माण भी अशोक के द्वारा ही कराया गया था। ठीक है, आगे बात करते हैं। 27वां क्वेश्चन आता है इसमें, गुप्त काल में सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता था? ए दिनार, बी निष्क, सी काकिनी, डी कारसापण। गुप्त काल में जो सोने की मुद्रा होती थी उसको निष्क कहा जाता था। ठीक है, बी वाला ऑप्शन इसमें सही आंसर है। 28वां क्वेश्चन आता है इसमें, गुप्त युग में भू राजस्व की दर क्या थी? ए उपज का चौथा भाग, बी उपज का छठा भाग, सी उपज का आठवां भाग, डी उपज का आधा भाग। तो गुप्त काल में भू राजस्व की दर उपज का छठा भाग था। ठीक है, अगर 6 भाग हैं तो 6 भाग में से एक भाग राजस्व विभाग में देना था। ठीक है, आगे बात करते हैं। 31वां क्वेश्चन आता है इसमें, सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ से मिलता है? ए भीतरगांव लेख से, बी स्तंभ लेख से, सी ऐरण अभिलेख से, डी भीतरी स्तंभ लेख से। तो जो सती प्रथा का पहला उल्लेख मिलता है वो ऐरण अभिलेख से मिलता है। ठीक है, सी वाला ऑप्शन इसमें सही आंसर है। और ऐरण अभिलेख का संबंध किस गुप्त शासक से है? भानुगुप्त से। ठीक है, भानुगुप्त, इसको भी आप याद रखें। 32वां क्वेश्चन आता है इसमें, गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे? ए रूपक, बी करसापण, सी दीनार, डी पर्ण। तो गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के रूपक कहलाते थे। ठीक है, ए वाला ऑप्शन इसमें सही आंसर है। आगे बात करते हैं। 33वां क्वेश्चन आता है इसमें, दशमलव का आविष्कार करने वाले प्रसिद्ध आर्यभट्ट किस काल से संबंधित हैं? ए मौर्य काल से, बी गुप्त काल से, सी चोल काल से, डी वर्धन काल से। आर्यभट्ट का संबंध गुप्त काल से है। ठीक है, बी वाला ऑप्शन इसमें सही आंसर है। 34वां क्वेश्चन आता है, किस गुप्त शासक ने अपने सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए आकृति अंकित करवाई थी? ए कुमारगुप्त, बी श्रीगुप्त, सी भानुगुप्त, डी समुद्रगुप्त। तो समुद्रगुप्त ने अपने सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए आकृति को अंकित करवाया था। ठीक है, क्योंकि समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी भी था इसलिए उसने बीड़ा बजाते हुए आकृति अंकित करवाई थी। आगे बात करते हैं। 35वां क्वेश्चन आता है इसमें, गुप्तकालीन पुस्तक नवनीत कम का संबंध है? ए खगोल शास्त्र से, बी गणित से, सी चिकित्सा से, डी विज्ञान से। तो नवनीत कम पुस्तक का संबंध किससे? चिकित्सा से है। ठीक है, सी वाला ऑप्शन इसमें सही आंसर है। 36वां क्वेश्चन आता है इसमें, तांबे का सिक्का जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? ए चंद्रगुप्त प्रथम, बी चंद्रगुप्त द्वितीय, सी रामगुप्त, डी स्कंदगुप्त। तो चांदी के सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक रामगुप्त था। ठीक है, सी वाला ऑप्शन इसमें सही आंसर है। आगे बात करते हैं। 37वां क्वेश्चन आता है इसमें, समुद्रगुप्त के बाद कौन मगध के सिंहासन पर बैठा? ए कुमारगुप्त, बी चंद्रगुप्त द्वितीय, सी भानुगुप्त, डी स्कंदगुप्त। तो इसका जो सही आंसर है वो है चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, 38वां क्वेश्चन आता है इसमें, चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कौन था? ए कुमारगुप्त प्रथम, बी भानुगुप्त, सी स्कंदगुप्त, डी समुद्रगुप्त। तो चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कुमारगुप्त प्रथम था। ठीक है, ए वाला ऑप्शन इसमें सही आंसर है। आगे बात करते हैं। 39वां क्वेश्चन आता है इसमें, कुमारगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन था? ए समुद्रगुप्त, बी कुमारगुप्त, सी भानुगुप्त, डी स्कंदगुप्त। तो जो कुमारगुप्त प्रथम था उसका उत्तराधिकारी कौन हुआ? स्कंदगुप्त हुआ। ठीक है, डी वाला ऑप्शन इसमें सही आंसर है। 40वां क्वेश्चन आता है इसमें, सुदर्शन झील जिसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर पुष्यगुप्त ने करवाया था, उसकी मरम्मत किस गुप्तकालीन शासक ने करवाई? ठीक है, ए श्रीगुप्त, बी चंद्रगुप्त प्रथम, सी समुद्रगुप्त, डी स्कंदगुप्त। तो जो सुदर्शन झील थी
उसकी मरम्मत किसने करवाई? स्कंदगुप्त ने करवाई। ठीक है, डी वाला ऑप्शन इसमें सही आंसर है। देखो जो सुदर्शन झील थी उसका निर्माण कब हो गया था? उसका निर्माण हो गया था जब मौर्य काल था। ठीक है, तो उस टाइम जो सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर पुष्यगुप्त थे उन्होंने करवाया था सुदर्शन झील का निर्माण। ठीक है, तो उसके बाद उसकी जो पहली बार मरम्मत करवाई वो शक शासक रुद्रदमन ने करवाई थी। ठीक है, और जब दूसरी बार सुदर्शन झील की मरम्मत करवाई थी वो किसने करवाई थी? वो गुप्त शासक स्कंदगुप्त ने करवाई थी। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है आपको। देखो निर्माण किया चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर पुष्यभूत ने। ठीक है, उसकी पहली बार मरम्मत करवाई किसने? शक शासक रुद्रदमन ने। ठीक है, उसके बाद दोबारा उसकी मरम्मत किसने करवाई? गुप्त शासक स्कंदगुप्त ने। ठीक है, अब देखो एक और पॉइंट यहाँ पे थोड़ा मिस हो गया था। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त था। ठीक है, इसको भी आप याद रखें, गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त था। ठीक है, देखो आज हमने गुप्त काल से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे उन पे चर्चा की और उम्मीद करता हूँ कि आपको जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको गुप्त वंश के बारे में विस्तार से जानना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर गुप्त वंश के बारे में विस्तार से जान सकते हैं। ठीक है, और यदि अगर आपको आज की जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं लगातार ऐसी ही वीडियो आप लोगों तक पहुंचाता रहूं। सो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।